बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा सोनपुर नाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग जितने सीधे थे उतने ही ईमानदार और मेहनती भी। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब शाम ढलती तो सबकी कदम एक ही तरफ बढ़ते, चौधरी का ढाबा। वहां का गर्मा गर्म मटन चावल पूरे इलाके में मशहूर था। लेकिन ढाबे का मालिक चौधरी बेहद लालची और गुस्सैल किस्म का आदमी था। उसे सिर्फ पैसों से प्यार था, इंसानी जज्बातों से नहीं। उसी के ढाबे पर काम करते थे कनक काका। कनक काका अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी रूपमती के साथ रहते थे। दोनों के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन दिल के वो अमीर थे। कनक काका के हाथों में ऐसा हुनर था कि उनके बनाए मटन चावल का स्वाद जो एक बार चख लेता वो उंगलियां चाटता रह जाता। रोज की तरह सुबह सुबह कनक काका ढाबे पर पहुंचकर काम में जुट गए। तभी चौधरी सज धज कर वहां आया। उसे किसी काम से शहर जाना था। जाते जाते उसने कनक काका की तरफ उंगली उठाई और कड़क आवाज में बोला, अरे सुन कनक, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आने में शाम हो जाएगी। आज गल्ले पर तुझे बैठना है। ग्राहकों से तमीज से बात करना और कान खोल कर सुन ले, किसी को फूटी कौड़ी की भी उधारी मत देना। ये जो तेरी दया और दान करने की बीमारी है ना, इसे आज अपने घर पर ही छोड़ कर आना। चौधरी साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। चल ठीक है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आज कोई भी गड़बड़ हुई या एक पैसे का भी नुकसान हुआ तो धक्के मारकर ढाबे से निकाल दूंगा। समझ में आया? इतना बोलकर चौधरी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। कनक काका ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गए। दोपहर होते ही ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। सबसे पहले गांव के ही दो युवक वहां आए जो रोज आते थे। कनक काका को अकेले देख उनके मन में लालच आ गया। अरे काका, आज तो मालिक नहीं है, जरा हमारे प्लेट में मटन का एक पीस ज्यादा डाल देना। आज बहुत जोर की भूख लगी है, पर जेब में पैसे उतने नहीं हैं। देख भाई, मैं रोज रोज ऐसा नहीं कर सकता। कल भी मैंने मालिक से छुपाकर तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे दिया था, लेकिन आज वो मुझ पर भरोसा करके दुकान छोड़कर गए हैं। मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। जितने पैसे हैं उतने का ही खाओ बेटा। अरे काका, हम भी तो आपके बेटों जैसे ही हैं। दे दो ना एक पीस ज्यादा। उस खड़ूस चौधरी को कौन सा पता चलने वाला है। देखो बच्चों, दुनिया में विश्वास भी कोई चीज होती है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं चोरी छिपे ऐसा काम नहीं करूंगा। अच्छा कनक काका, अगर सीधे से नहीं मान रहे हो तो ठीक है, लगाओ 2 प्लेट, पर चावल थोड़ा ज्यादा कर देना। नहीं भाई, मैं कुछ भी तय मात्रा से ज्यादा नहीं दे सकता। तुम लोग रोज रोज अपनी आदत खराब करते हो। अगर खाना है तो मर्यादा में खाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है काका, चौधरी तो घमंडी था ही, पर आज देख लिया कि तुम भी कम घमंडी नहीं हो। लाओ, लगाओ प्लेट। कल से हम तुम्हारे ढाबे पर पैर भी नहीं रखेंगे। काका ने चुपचाप उन्हें खाना दिया। वो दोनों बड़बड़ाते हुए पैसे देकर चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई और ढाबे का सारा खाना खत्म होने की कगार पर था। पतीले में बस थोड़ा सा ही मटन बचा था, जिसे काका ने अपने रात के खाने के लिए बचा कर रखा था। रात घिरने ही वाली थी कि तभी ढाबे के दरवाजे पर एक अनजान युवक और युवती आकर रुके। उनके चेहरे पर गहरी थकान और लाचारी थी। वो दोनों शहर से आए सैलानी थे। प्रणाम काका, मेरा नाम गौरव है और ये मेरी पत्नी पायल है। हम बहुत दूर से आए हैं और इस खूबसूरत गांव को घूम रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा सब कुछ खो गया। हमारे पास इस वक्त एक भी पैसा नहीं है और हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या आप हमें बिना पैसों के कुछ खाने को दे सकते हैं? काका ने उन दोनों की आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, कोई फरेब नहीं। बेटा, ढाबे का खाना तो सब खत्म हो चुका है। बस थोड़ा सा ही बचा है, जिसे मैं खुद के लिए रखने वाला था। पर कोई बात नहीं,
तुम दोनों मेहमान हो, तुम बैठो, मैं लाता हूं। काका ने अपनी परवाह न करते हुए मुस्कुराकर उन दोनों के आगे भोजन परोस दिया। गौरव और पायल ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो काका का शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि अचानक चौधरी आ गया। अरे ओ बुड्ढे, कितनी बिक्री हुई आज? चौधरी की कड़कती आवाज सुनकर पूरा ढाबा गूंज उठा। कनक काका ने सहम कर गल्ले की तरफ देखा। चौधरी साहब, जितना भी कमाया था सब ईमानदारी से इस गल्ले में रख दिया है। बस इन 2 प्लेटों का पैसा मैंने नहीं लिया। ये खाना मैं अपने हिस्से का इन्हें खिला रहा हूं, क्योंकि ये बहुत भूखे थे। और क्या दान पुण्य? दूसरे की दुकान पे बैठ के दानवीर कर्ण बनने में बड़ा मजा आता है ना तुझे? तू खुद भूखा मर जाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दुकान का सामान किसी ऐरे गहरे को मुफ्त में कैसे दिया? ओए तुम दोनों, चुपचाप इस खाने के पैसे निकालो, नहीं तो यहीं बैठकर सारे जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे। वैसे तू इन्हें जानता है क्या रे? हाँ चौधरी साहब, ये दोनों मेरे शहर वाले दोस्त के बच्चे हैं। यहाँ गांव घूमने आए थे, बस इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ ढाबे पर रिश्तेदारी निभाई जा रही है। तभी मैं कहूँ कि हर महीने मेरा मुनाफा कम क्यों हो जाता है। तुम दोनों शहर के बाबू लोग अभी के अभी उठो और सारे जूठे बर्तन धोकर यहाँ से निकलो। चौधरी साहब, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। हमने काका को पहले ही बता दिया था। आप जो कहेंगे हम करेंगे। नहीं चौधरी, तुम बच्चों पर गुस्सा मत करो। सुनो, तुम इनके हिस्से के पैसे मेरी इस महीने की तनख्वाह से काट लेना। अबे तेरी सैलरी जाए भाड़ में, तू मुझे सिखाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? कनक, आज के बाद तू मेरे ढाबे पर कदम मत रखना। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ऐसा मत करो चौधरी साहब, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा? कोई मुझे काम नहीं देगा। गलती करने से पहले सोचना था। और तुम दोनों क्या शक्ल देख रहे हो? निकलो यहाँ से तुरंत। अगर दोबारा मेरे ढाबे के आसपास भी दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा। भारी मन और नम आंखों से कनक काका अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। उनके पीछे पहे वो परदेसी जोड़ा भी भारी मन से ओझल हो गया। जब काका घर पहुंचे तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर पत्नी रूपमती तुरंत भाप गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं भाग्यवान, बस आज ढाबे पर 2 अनजान परदेसी आए थे जो बहुत भूखे थे। मैंने उन्हें अपने हिस्से का खाना खिला दिया। बस इसी बात पर चौधरी भड़क गया और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं हमेशा कहती थी आपसे कि इतनी ज्यादा दया मत दिखाया करो। अपनी इस बेजा ईमानदारी के चक्कर में आप अपनी जमा पूंजी भी लुटा देते हो। दिन रात मेहनत से खाना बनाते हो, फिर भी लोग आप पर ही शक करते हैं। अब इस उम्र में हम क्या करेंगे? कैसे पेट पलेगा हमारा? शांत हो जाओ रूपमती, घबराओ मत। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सो जाओ। कल सुबह मैं काम ढूंढने के लिए पास के दूसरे गांव चला जाऊंगा। हाँ, अब जाना ही पड़ेगा। मैंने चौधरी के आगे कितने हाथ पैर जोड़े थे, तब जाकर उसने आपको काम पर रखा था, और आज उसने एक झटके में सब भुला दिया। सुनो रूपमती, जिसके हाथों में हुनर होता है ना, वो कभी किसी का गुलाम नहीं रह सकता। चौधरी मेरा काम छीन सकता है, मेरा हुनर नहीं। सो जाओ अब। अगली सुबह काका के झोपड़ी के बाहर से आवाज आती है। काका, ओ कनक काका, जरा बाहर निकलिए काका। काका काकी आवाज सुनकर बाहर आए। अरे, ये सब क्या है? बेटा, तुम दोनों कौन हो और ये सब सामान यहाँ क्यों लाए हो? भाग्यवान, ये दोनों तो वही परदेसी बाबू और उनकी पत्नी हैं,
जिन्हें मैंने कल शाम को अपने हिस्से का खाना खिलाया था। काका, मुझे माफ कर दीजिए। कल हमारी वजह से आपकी नौकरी चली गई और आपने उस जालिम चौधरी के सामने हमें बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि हम आपके दोस्त के बच्चे हैं। काका, आप पैसों से भले गरीब हो पर दिल के बहुत अमीर हैं। हाँ काका, अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। हम दोनों चाहते हैं कि आप किसी की गुलामी छोड़ें और अपना खुद का मटन का ठेला खोलें। अपने हाथों के स्वाद से पूरे गांव का दिल जीत लें और उस घमंडी चौधरी का गुरूर मिट्टी में मिला दें। ठेला और सामान देखकर काका की आंखों में चमक तो आई, लेकिन रूपमती चाची के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वो चौधरी की फितरत को अच्छे से जानती थी। अरे बेटा बेटी, तुम लोग चौधरी को जानते नहीं हो। वो बहुत ही दुष्ट और जालिम किस्म का आदमी है। उसका पूरे गांव में रसूख है। वो काका का ये ठेला सही सलामत चलने नहीं देगा। वो हमें बर्बाद कर देगा। चाची, आप बिल्कुल मत घबराइए। जब तक हम उस चौधरी को सीधे रास्ते पर नहीं ले आते, तब तक हम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर क्या आप हमें कुछ दिन अपने इस छोटे से घर में रहने की इजाजत देंगी? बेटा, ऐसी बात मत कहो। मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे बेटे और बहू बनकर इस घर में रहना चाहते हो तो पूरी जिंदगी रह सकते हो। आज से तुम सिर्फ परदेसी नहीं, हमारे बच्चे हो। काका की बात सुनकर गौरव और पायल की आंखें भी भर आईं। एक पल में ही दो अनजान लोग एक पवित्र परिवार के धागे में बंध गए। तो फिर देर किस बात की काका? चलिए अब मटन बनाना शुरू करिए। अब हम और आप मिलकर साथ में ये ठेला चलाएंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा। काका का खोया हुआ हौसला वापस लौट आया था। वो सीधे अपनी रसोई में गए। आज वो साधारण मटन नहीं, बल्कि अपने पुश्तैनी हुनर का इस्तेमाल करके हांडी मटन बनाने वाले थे। मिट्टी की हांडी में उन्होंने मटन डाला और फिर उसमें अपने हाथों से कूटे हुए खड़े देसी मसाले, सरसों का तेल और थोड़ा सा प्यार मिलाया। धीमी आंच पर जैसे ही मिट्टी की हांडी गर्म हुई, मटन के पकने की ऐसी सोंधी और लाजवाब खुशबू उठी कि पूरी गली महक उठी। देखते ही देखते कनक काका का जादुई हांडी मटन बनकर तैयार हो गया। शाम होते ही काका और गौरव ने मिलकर गांव के किनारे ठीक उस रास्ते पर अपना ठेला लगा दिया जहां से लोग खेतों से काम करके लौटते थे। हांडी मटन की महक हवा के झोंकों के साथ पूरे सोनपुर गांव में फैलने लगी। तभी खेतों से काम करके लौट रहे एक आदमी और एक औरत की नजर काका के ठेले पर पड़ी। अरे कनक काका, आपने चौधरी का ढाबा छोड़ दिया क्या? और ये खुद का नया ठेला लगा लिया? अरे वाह काका, इस हांडी मटन की खुशबू तो सच में बहुत लाजवाब है। भूख और बढ़ गई। पर ये बताओ, कितने रुपए प्लेट हैं? काका अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से गौरव मुस्कुराते हुए आगे आया। बस 20 रुपए प्लेट चाची। क्या? बस 20 रुपए प्लेट? अरे भाई साहब, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं जो इतने सस्ते में दे रहे हो? शहर के बाबू हो, घाटा करवाओगे क्या? और इतना सस्ता मटन, कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना? चाची, मिलावट का तो नामो निशान नहीं है। आप एक बार खाकर देखिए, स्वाद और शुद्धता की गारंटी मेरी है। हमें यहाँ पैसे नहीं कमाने, हमें तो बस उस घमंडी चौधरी का अहंकार तोड़ना है जिसने काका की ईमानदारी का अपमान किया है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। भाई, तुम्हारी बातों में दम है और खुशबू तो चौधरी के ढाबे से भी 10 गुना अच्छी है। चलो काका, जल्दी से 2 प्लेट लगा ही दो। काका ने प्लेट में गर्मा गर्म हांडी मटन परोसा। जैसे ही उन दोनों ग्रामीणों ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। वाह काका, अद्भुत! ऐसा स्वाद तो हमें आज तक चौधरी के ढाबे पर भी नहीं मिला। इस मिट्टी की हांडी का तो कहना ही क्या, मटन का स्वाद 2 गुना हो गया है। वो दोनों चाव से खाना खाकर काका की तारीफ करते हुए और पैसे देकर चले गए। लेकिन कनक काका का ये 20 रुपए वाला हांडी मटन सिर्फ एक दुकान नहीं,
बल्कि चौधरी के साम्राज्य के खिलाफ एक खुली जंग थी। जब ये खबर चौधरी के कानों तक पहुंची तो वो एक पुलिस वाले को लेकर ठेले पर पहुंचा। पुलिस वाला उस लड़के को देखकर चौंक गया, क्योंकि वो उस राज्य का सबसे रईस व्यक्ति करोड़ीमल का बेटा था। अरे ओ बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत! इंस्पेक्टर साहब, उठाइए इसे, बिना लाइसेंस के दुकान चला रहा है। अरे गौरव सर, आप यहाँ इस हुलिये में? इंस्पेक्टर साहब, आप इस भिखारी को सैल्यूट क्यों मार रहे हैं? जुबान संभाल चौधरी, ये इस राज्य के सबसे बड़े करोड़पति करोड़ीमल जी के बेटे गौरव सिंघानिया है। हाँ चौधरी, हम सोशल एक्सपेरिमेंट पर निकले थे। तुमने काका का अपमान किया, उनकी सैलरी रोकी। इंस्पेक्टर साहब, इसे अभी गिरफ्तार करो। मुझे माफ कर दो काका, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। काका, पहचान छुपाने के लिए माफी चाहता हूँ। करोड़ों की दौलत में जो सुकून नहीं मिला, वो कल रात आपके इस घर में पिता के प्यार के रूप में मिल गया। बेटा, दौलत तो आती जाती है, पर तुम्हारा साफ दिल ही असली दौलत है। तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे। नंदपुर कहने को तो एक छोटा सा शांत गांव था, जहां की सुबह खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से शुरू होती थी। यहाँ के लोग जितने मेहनती थे, उतने ही खाने पीने के शौकीन भी। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद जब शाम की लाली आसमान पर बिखरती, तो पूरे गांव के कदम अपने आप एक ही दिशा में मुड़ जाते, हरिया के चिकन रोल के ठेले की तरफ। हरिया, जो एक छोटे से घर में अपने बड़े भाई बनवारी और भाभी चंपा के साथ रहता था। किस्मत ने इस परिवार को खुशियों के साथ साथ एक दर्द भी दिया था। चंपा भाभी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, मानो बिस्तर से उनका पुराना नाता हो। इसी वजह से बड़े भाई बनवारी कभी घर से बाहर नहीं जा पाते थे। वो घर पर ही रहकर अपनी पत्नी की तीमारदारी करते और साथ ही साथ अपने छोटे भाई के लिए वो जादुई चिकन रोल और उसके खास मसाले तैयार करते। जब रोल तैयार हो जाते तो हरिया उन्हें ठेले पर लाद कर गांव के छोर पर अपनी दुकान सजा लेता। शाम ढलते ही ठेले पर भीड़ जुटने लगी। तभी गांव के दो नियमित ग्राहक वहां पहुंचे। एक थी गांव की महिला सरला भाभी और दूसरा था सलीम। हरिया स्वभाव से तो बहुत सीधा और सीधा साधा दिखता था, पर वक्त पड़ने पर उसकी बुद्धि बड़ी चालाक और तेज चलती थी। देख हरिया, मैं तेरी दुकान पर रोज आती हूँ, रोज खाती हूँ, पर तू बड़ा मतलबी है रे। क्या तू मुझे इस चिकन रोल की रेसिपी और इसके जादुई मसाले का राज नहीं बता सकता? बता दे, किसी को नहीं कहूंगी। हरिया ने मुस्कुराते हुए कबाब सेकते हुए कहा, भाभी जी, आप भी रोज एक ही सवाल लेकर बैठ जाती हैं। कितनी बार कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यहाँ ठेला लगाता हूँ और बेचता हूँ। जो कुछ भी जादू है वो मेरे बनवारी भैया के हाथों में है, वो किसी को नहीं बताते। तभी पास खड़ा सलीम अपनी उंगलियां चाटते हुए बीच में कूद पड़ा। उसकी बातों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। पर तू कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा हरिया? देख, मेरी बात मान। मेरा भी एक बड़ा भाई था, पर उसने वक्त आने पर मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं कहीं का नहीं रहा। तुझे क्या लगता है तेरा भाई जिंदगी भर तेरे लिए कमाता रहेगा? एक दिन वो तुझे। सलीम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हरिया की आंखों में अंगारे उतर आए। सलीम भाई, खाना है तो शांति से खाओ, पर मेरे भैया के खिलाफ अगर एक शब्द भी जुबान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भैया के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। सलीम ने माहौल को बिगड़ता देख तुरंत अपने सुर बदले। अरे अरे, गुस्सा मत कर छोटे, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। चल, गुस्सा छोड़ और एक प्लेट और लगा दे। हरिया ने सरला भाभी की तरफ देखा, जो चुपचाप तमाशा देख रही थी। और सरला भाभी, आप भी सिर्फ बातें बनाने आई हैं या रोल भी खाएंगी? अगर पूछना है तो रास्ता नापिए। दोनों ने चुपचाप अपनी अपनी प्लेटें ली, रोल खाए और वहां से निकल गए। देखते ही देखते ठेले पर लोगों का आना जाना लगा रहा और हरिया के हाथ तेजी से चलते रहे। सूरज अब ढलने को था
ठेले पर सिर्फ कुछ ही रोल बचे थे। तभी शहर की चमक दमक से सराबोर दो परदेसी बाबू पैदल चलते हुए हरिया के ठेले के पास आकर रुके। उनके कपड़े और बात करने का अंदाज गांव वालों से बिल्कुल जुदा था। वे आपस में अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर बीच बीच में हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। हरिया, जो दिखने में भले ही एक ठेले वाला था, पर वो पढ़ा लिखा था। वो उनकी अंग्रेजी की बातें अच्छी तरह समझ रहा था। पहले परदेसी बाबू ने हरिया को देखते हुए थोड़ी मिक्स भाषा में पूछा, हे भाई, कैसे दे रहे हो ये चिकन रोल? क्या भाव है इसका? हरिया ने बिना किसी झिझक के बेहद साफ और सुरीली अंग्रेजी में जवाब दिया। श्योर सर, इट्स वेरी रीजनेबल। बहुत ही वाजिब दाम है। ये सुनकर दोनों परदेसी बाबू चौंक गए। अरे भाई, तुम गांव के होकर इतनी शानदार इंग्लिश बोल रहे हो और यहाँ गांव के कोने में चिकन रोल का ठेला लगा रहे हो। ये हुनर और ये काम। क्या करे साहब, मजबूरी है। बड़े भैया घर पर रहते हैं क्योंकि भाभी की तबीयत बहुत खराब रहती है। उन्हें इस हाल में अकेले छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जा सकता। बड़े बड़े शहरों की कंपनियों से कई ऑफर आए, पर मुझे इस गांव की मिट्टी और अपनों के बीच जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। वो इंसान मूर्ख होते हैं हरिया, जो अपने सपनों को दबाकर जीते हैं। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे खुलकर जियो। उसके लिए चाहे भाई हो, भाभी हो या कोई भी, किसी को भी छोड़ना पड़े तो पीछे मत हटो। साहब, सपने अपनी जगह हैं और अपने अपनी जगह। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने भैया भाभी के लिए अपने सपने तो क्या, अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे चलो चलो, कोई बात नहीं भाई, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। वैसे अगर कभी मन बदले और शहर में काम करना हो तो बताना, अपनी कंपनी में अच्छी जगह लगवा दूंगा। नहीं साहब, शुक्रिया। मैं यहाँ जितना कमाता हूँ उसमें बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे लिए 4 रोल लगा दो। हरिया ने फुर्ती से उनके लिए 4 बेहतरीन रोल तैयार किए और प्लेट आगे बढ़ा दी। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा स्वाद तो हमने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। भाई सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। साहब, ये जादू मेरे हाथों में नहीं, मेरे बड़े भैया के हाथों में है। आज उन्हीं के मसालों की बदौलत ये पूरा गांव मुझे जानता है। सच में हम तुम्हारे भैया से मिलना चाहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है हरिया? गांव के ही किनारे एक छोटा सा घर है साहब। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि बनवारी का घर कौन सा है, कोई भी बच्चा आपको रास्ता दिखा देगा। ठीक है, आज तो देर हो रही है, पर किसी दिन हम फिर आएंगे। और हाँ, सिर्फ रोल खाने नहीं, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भैया से मिलने भी आएंगे। साहब, मेरे भैया के हाथों का कमाल तो सब देखना चाहते हैं, पर वो खुद बहुत सीधे हैं, किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। फिर भी आपका स्वागत है। धीरे धीरे रात घनी होने लगी। ठेले का सारा सामान खत्म हो चुका था। हरिया ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसने दिन भर की अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे चुपचाप भैया के हाथों में थमा दिए। थकान उसके बदन पर इस कदर हावी थी कि बिना कुछ खाए पिए वो खाट पर गिरते ही गहरी नींद के आगोश में समा गया। अगली सुबह, बनवारी भाई, ओ बनवारी भाई, जरा बाहर आओ। हरिया, कहाँ हो तुम? बाहर से आती अनजान और रौबदार आवाजें सुनकर बनवारी और हरिया दोनों चौंक गए और घर के बाहर आए। राम राम भाई साहब, आप लोग कौन हैं? और इस सुबह सुबह हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि वो कुछ बोलते, हरिया ने तुरंत आगे बढ़कर परिचय कराया। भैया, ये वही दोनों शहर के बड़े बाबू हैं जो कल शाम को ठेले पर आए थे। मैंने बताया था ना आपको, ये आपसे मिलने की बात कर रहे थे। जी बोलिए साहब, इस गरीब से क्या काम आन पड़ा? देखो बनवारी, हम शहर से यहाँ सीधे तुम्हारे पास एक ऐसा ऑफर लेकर आए हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। हम तुम्हें नकद 10 लाख रुपए देंगे, और सिर्फ यही नहीं,
शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारी पत्नी का पूरा इलाज हमारी कंपनी अपने खर्चे पर करवाएगी। 10 लाख रुपए और भाभी का इलाज। ये शब्द सुनते ही जैसे उस छोटे से आंगन में हवा ठहर गई। बनवारी का चेहरा गंभीर हो गया, जबकि पास खड़ा हरिया हकबका कर रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस बदले में तुम्हें हमें उस चिकन रोल का सीक्रेट मसाला और उसकी पूरी रेसिपी हमारे नाम करनी होगी। बोलो, सौदा मंजूर है? बनवारी, जो अंदर से फौलाद की तरह मजबूत और बेहद स्वाभिमानी इंसान था, उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसकी आंखों में पैसों की चमक के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने शांत लेकिन बेहद वजनदार आवाज में कहा, माफ कीजिएगा बाबूजी, पर बनवारी अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, किस्मत के जुए पर नहीं। मुझे इन पैसों का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए इस गांव वालों का प्यार और उनका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं अपना हुनर और अपने बुजुर्गों की दी हुई थाती इस तरह नहीं बेच सकता। भैया का ये साफ इनकार सुनते ही हरिया के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो घबरा गया। 10 लाख रुपए एक गांव वाले के लिए 7 जन्मों की कमाई के बराबर थे। वो तुरंत बनवारी से बोला, भैया, आप क्या कह रहे हो? जरा सोचो तो। चुपके से हाँ कर दो ना। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं भैया। आपको नहीं लगता कि इतने पैसों में हमारा पूरा घर सुधर जाएगा? हमारी सारी गरीबी कट जाएगी। सबसे बड़ी बात, भाभी का बड़े शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। वो ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। हम अच्छे पक्के मकान में रहेंगे और रेसिपी ही तो मांग रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? छोटे, तू अभी बच्चा है, दुनिया की चालाकी नहीं समझता। आज अगर मैंने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी ये रेसिपी इन्हें बेच दी ना, तो यही लोग इसे बड़े बड़े होटलों और शहरों में ले जाएंगे और वहां गरीबों का खून चूसेंगे। वो स्वाद जो आज एक गरीब मजदूर को चंद रुपयों में सुकून देता है, उसे ये तिजोरी में बंद कर देंगे। मुझे ऐसे अमीरों को अपनी रेसिपी नहीं बेचनी जो स्वाद का व्यापार करते हैं। मुझे चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान नहीं बेचना। बाबूजी, मेरा अंतिम फैसला यही है। मैं आपको अपने मसाले का राज नहीं बता सकता। आप यहां से जा सकते हैं। चलो, कोई बात नहीं, मत बताओ। तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें? चलते हैं। दोनों गुस्से और खीज में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। पर जाते जाते उनकी रहस्यमयी और घूरती हुई निगाहें कुछ और ही बयां कर रही थी। उनके जाते ही बनवारी ने गहरी सांस ली और हरिया से कहा, छोटे, जो बीत गया सो बीत गया। अब देर मत कर, सामान ले जाने की तैयारी कर। धूप चढ़ रही है। मैं जल्दी से रसोई में चलकर चिकन रोल का मसाला और बाकी चीजें तैयार करता हूँ। बनवारी अंदर रसोई में गया और हमेशा की तरह अपने पूरे दिल से मसाले और चिकन रोल तैयार करने लगा। थोड़ी ही देर में रोल बनकर तैयार हो गए। हरिया ने उन्हें सलीके से रखा और भारी कदमों से ठेला लेकर गांव के उसी कोने पर पहुंच गया। अभी दुकान सजे कुछ ही मिनट हुए थे कि गांव के लोग अपनी शाम की भूख मिटाने आने लगे। हरिया लोगों को रोल परोस ही रहा था कि अचानक वहां का माहौल बदल गया। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एक पढ़ी लिखी रसूखदार मैडम और उनके साथ खाकी वर्दी में एक पुलिस वाला ठेले की तरफ बढ़े। पुलिस वाले को देखते ही हरिया का दिल जोर से धड़कने लगा। गांव का सीधा साधा लड़का कानून और पुलिस के पचड़े से डर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। मैडम ने ठेले के पास आकर हरिया को गौर से देखा और पूछा, तुम ही हरिया हो? जी मैडम, मैं ही हरिया हूँ। बताइए मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो बस यहाँ ईमानदारी से। डरो मत हरिया, हम यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं। दरअसल कल शहर के जो 2 आदमी तुम्हारे घर 10 लाख का ऑफर लेकर आए थे, वो मेरी ही विरोधी कंपनी के लोग थे। मुझे पता चला कि तुम्हारे बड़े भाई ने उनका वो बड़ा ऑफर सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए ठुकरा दिया। मैं ऐसे ईमानदार हुनर की कद्र करना जानती हूँ। जी मैडम, तो फिर आप यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारे साथ
एक ईमानदारी का सौदा करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी के फूड कोर्ट के लिए तुम मुझे रोज के 530 चिकन रोल बनाकर दो। क्या तुम और तुम्हारे भाई मिलकर रोज इतने रोल हमारी कंपनी भिजवा सकोगे? रोज के 530 रोल का इतना बड़ा ऑर्डर! हरिया की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन इस बार उसने सीधे फैसला नहीं लिया। उसने संभल कर कहा, मैडम, सौदा तो बहुत बड़ा है, पर मुझे इसके लिए अपने बनवारी भैया से बात करनी पड़ेगी। रेसिपी और मसालों का हक सिर्फ उन्हीं का है। बात करने की कोई बात नहीं, तुम आराम से पूछ लेना। लेकिन अभी तुम्हारे पास जितने भी चिकन रोल हैं, वो सारे के सारे पैक कर दो। मैं आज ही इन्हें अपनी कंपनी के लोगों को चखाना चाहती हूँ। हरिया ने खुशी खुशी फुर्ती से ठेले के सारे रोल पैक करके मैडम को दे दिए। मैडम ने उसे पूरे पैसे दिए और वहां से चली गई। अभी शाम पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि हरिया खाली ठेला लेकर वापस घर पहुंच गया। इतनी जल्दी भाई को घर लौटते देख बनवारी हैरान रह गया। क्या हुआ छोटे, आज इतनी जल्दी घर आ गया? सब खैरियत तो है ना? भैया, आज तो गजब हो गया। शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन खुद पुलिस वाले के साथ हमारे ठेले पर आई थी। उन्होंने हमारे रोल का स्वाद और आपकी ईमानदारी की कहानी सुनी थी। उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा सौदा किया है। हमें अब उस कंपनी के लिए रोज के 530 चिकन रोल बनाकर देने हैं। कोई बात नहीं छोटे, अगर वो हमारी मेहनत की कद्र कर रही हैं, तो हम उनके लिए रोज इतने रोल बना देंगे। सच में भैया, आप तैयार हो गए? थैंक यू भैया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से जमीन पर नहीं उतरी थी और हरिया सोकर जगा भी नहीं था, बनवारी रसोई में पसीना बहाकर कंपनी के लिए रोज के 530 रोल बनाकर तैयार रख चुका था। सिर्फ यही नहीं, उसमें अपने गांव वालों के लिए हमेशा की तरह अलग से रोल भी तैयार किए थे। थोड़ी देर बाद उसके ठेले पर वही परदेशी बाबू आते हैं, रोल लेते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। हरिया को समझ आ गया था कि हुनर के आगे अच्छे अच्छे लोग झुकते हैं।